हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल, एफडीआई और भी अपडेट्स देते हैं सो दैट यू कैन बी अपडेटेड फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू और योर कंपनी। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो उसको कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 5। इसके पहले हमने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1, 2 और जो भी हैं 3 और 4 दोनों के बारे में चारों के बारे में हमने वीडियोस अच्छे से डाल रखा है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और आज हम इस ITR फॉर्म 5 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बेसिक चीज़ें रहेंगी कि ये फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है, कब फाइलिंग मतलब होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन जाती हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें अभी करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले हु इज़ एलिजिबल टू फाइल द ITR 5 फॉर्म। तो इस ITR 5 को फाइल करने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, तो वो है आपका एक फर्म दैट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये सारे लोग इसको फाइल कर सकते हैं। अब कौन नहीं कर सकते हैं, हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल फॉर्म ITR 5, तो इसमें वो आएंगे जो कि सेक्शन 139 4A से लेके 4D के में जिनको फाइल करना रहता है। बेसिकली जो 80C या 80G या फिर 12A और भी बहुत सारे हैं जो उसके अंडर फॉल करते हैं, जिनको बेसिकली ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है एज पर द स्पेसिफाइड एक्ट। तो उसके लिए ये फाइल करना ऑप्शन मतलब ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। अब इंस्ट्रक्शन जो भी होता है कि फॉर्म फाइल करने के लिए क्या क्या चीज़ें रहती है, वो यहाँ बेसिक्स हैं जो आपको जहाँ एप्लीकेबल है नहीं वहाँ आपको NA या नॉट एप्लीकेबल डाल के आगे बढ़ना है। तो ऑडिट रिपोर्ट किस किस के लिए एप्लीकेबल है वो इन सेक्शनों के बीच जो भी है ये आपका वहाँ जाएगा, इनके बीच में ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी जो भी इसमें करते हैं फॉल। 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, ये सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये सब डिस्कस नहीं कर रहा। तो अभी रिसेंटली जो ITR 5 के फॉर्म में थोड़ी की चेंजेस जो भी आए हैं वो है बेसिक एक टैक्स ऑडिट की लिमिट वो इंक्रीज़ करके आपका 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। और उसके बाद ये दो तीन चीज़ें हैं बेसिक्स जो भी चेंजेस उसमें हुई हैं। एक है आपका TDS को लेके और एक है आपका डिविडेंड को लेके। डिविडेंड पहले टैक्सेबल था नहीं, रिसीवर के हैंड में वो एग्जाम था, लेकिन अब वो टैक्सेबल है। और सेम गोज फॉर द TDS अंडर सेक्शन 194N। अब फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है, ITR 5 फॉर्म आप जब फाइल करने जाएंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ क्या जाती है फील्ड, कहाँ क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले जाता है आपका पार्ट A, जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब होती है सच एज पैन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, फॉर्मेशन, ईमेल ID। फिर फाइलिंग स्टेटस, आप किस सेक्शन के अंडर अपनी ITR कर रहे हैं फाइल वो आपको चूज़ करना है। 139(1) जो कि टाइमली होती है, 139(4) जो कि लेट होती है, 139(5) रिवाइज होती है। ये सारी चीज़ें होती है बेसिक। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का या फॉर्म का, वो यहाँ रहता है आपको डालना। लोकेशन क्या है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं कि इंडिया के मतलब अगर कोई कंपनी बाहर का है ये फर्म, तो उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे है या फिर नहीं है, FPI है या नहीं है, सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक। अगर हम किसी और पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर हैं तो उसकी सारी डिटेल यहाँ जाती है, नेम, पैन, टैन, बहुत सारी चीज़ें होती है वो यहाँ मेंशन होती है। शेयर्स वगैरह अगर हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी भी सारी डिटेल जाती है, नंबर ऑफ़ शेयर, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज, ये सारी।
ऑडिट इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाएं, अगर हमारा केस अब ऑडिट में एप्लीकेबल है, टैक्स ऑडिट की यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ, और किसी भी सेक्शंस में अगर है ऑडिट तो वो उसके लिए दूसरे फॉर्म्स हैं। तो यहाँ आपको टैक्स ऑडिट के लिए अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ आपको करना है चूज़ कि किस हेड में है, और बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन्ड है तो वहाँ करना है आपको यस 44AA में। 5% से कम वाला आप चूज़ कर रहे हैं, 8% से कम वाला वो भी आपको चूज़ करना है। यहाँ पे 44AB में कवर्ड है तो वो करना है चूज़। डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, डिटेल्स ऑफ द ऑडिटर, पैन नंबर, 92E में हम कर रहे हैं फॉल या फिर नहीं वो। उसके बाद आता है पार्टनर्स मेंबर्स ट्रस्ट, जो आपके इंटरनल डिटेल्स मेंबर्स हैं या पार्टनर्स हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे चाहती है, इंक्लूडिंग नेम, पैन, आधार, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, शेयर होल्डिंग और भी बेसिक डिटेल्स जो भी इसमें होती है वो। उसके बाद पर्सन्स जो कि 161 और 161(1)(3)(4) में कवर्ड होते हैं, वो कौन है? वो बेसिकली आपके ये हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी वगैरह जो रहते हैं, ये दोनों, ये पॉइंट नंबर 3 और 4 है, आप देख सकते हैं ये कवर्ड होते हैं इसके अंडर। अगर वो हैं तो उनके सारे डिटेल यहाँ जाते हैं एग्जम्पशन लिमिट वगैरह के साथ, डिटेल्स के साथ। उसके बाद कंपनी की नेचर ऑफ, कंपनी कह रहा हूँ, फर्म की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, RCC की, वो मेंशन करते हैं हम। देयर आफ्टर कम्स द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें हमने प्रिपेयर करी हैं वो सारी जाती हैं, इंक्लूडिंग मेंबर फंड, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, लोन्स, एसेट्स, जो भी बैलेंस शीट वगैरह में हम प्रिपेयर करते हैं वो। एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, एसेट लायबिलिटीज़, जो भी बेसिक्स वो हमने प्रिपेयर करा हुआ है वो। अब किसी केस में ये भी रहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर उसके केस में ये 4 चीज़ें हमें बेसिकली डालनी ही रहती है वहाँ पे। वो है आपका सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक और कैश बैलेंस। तो आपको वो डाल देना है और फिर बाकी हम प्रिजम्पटिव में उसको डाल के फाइल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर है हमारा तो उसकी जो भी होती है डिटेल, परचेज, ओपनिंग, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारी चीज़ें जाती हैं। क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स आवर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली जो भी हमारी सेल्स परचेजेस हैं, मतलब हैं आती इनडायरेक्ट में, वो यहाँ पे आएंगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, प्रोफेशन से अगर कुछ है तो वो, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में फिर डेबिट साइड में जो भी आते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। उसके बाद आता है आपका P&L। हो सकता है कि ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत केसेस में एप्लीकेबल ही ना हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको सिर्फ PL और बैलेंस शीट है डालना। बट इन केस अगर किसी के केस में है एप्लीकेबल तो आपको ये सारी चीज़ें डालनी रहती है। फिर PL में जो भी आपकी इनकम वगैरह है आ रही, अगर आपने पहले 2 अकाउंट्स बनाए हैं तो वहाँ से ही आएगी यहाँ पे, नहीं तो फिर यहाँ पे आप जाके अदर इनकम में डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो जो भी आपकी इनकम्स है। सेम गोज़ फॉर द डेबिट साइड, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, स्टाफ, कमीशन, रॉयल्टी, कंसल्टेंसी, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीज़ें आपके डेबिट साइड में आ जाती हैं। उसके बाद हम बनाते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो आपकी करंट ईयर के इनकम के बेस पे जो भी टैक्सेशन मतलब होती है वो हम बनाते हैं। बाकी का हम जो भी रहता है अमाउंट वो कर देते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र। अब प्रिजम्पटिव इनकम केसेस में बेसिकली ये रहता है कि जहाँ हम बुक्स ऑफ अकाउंट पूरी डिटेल में नहीं बनाते हैं, हम उसको टर्नओवर का 6% या 8% के बेसिस पे टैक्सेबल इनकम दिखा के कर देते हैं फाइल। 6% तब आता है जब आप ऑनलाइन पेमेंट्स लेते हैं, 8% तब आता है जब आप कैश पेमेंट्स लेते हैं। उसी के बेसिस पे हम ये ट्रेडिंग के केस में है यह आपका ओनली फॉर रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। और उसके बाद आपका होता है कि फॉर द प्रोफेशनल इनकम, ये है आपका बिजनेस इनकम, जहाँ आप 6-8% लेते हैं। प्रोफेशनल इनकम में 50% रहता है जो कि 44ADA में आता है। उसके बाद 44AE होता है आपका स्पेसिफिक केस, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन का काम है
करते हो तो वो होता है गुड्स कैरेज का काम रहता है, तो वो अलग ही है। फिर वहाँ पे भी अगर नो अकाउंट्स केस है तो आपको वही करना है यूज़, बेसिक चीज़ें जो भी हमने डिस्कस करी थी। अब अदर इनकम अगर है आपका कोई भी, तो उसके बेसिस पे अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है आपका, उसके बेसिस पे आपको यहाँ डिटेल करनी रहती है फिल। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है या कुछ और इनकम है, डेप्रीशिएशन है आपका, वो सारी चीज़ें, कैपिटल गेंस, कुछ भी अगर है अदर सोर्सेज बिजनेस इनकम के अलावा, तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी डालनी। उसके बाद शेड्यूल्स टू द इनकम टैक्स रिटर्न 5 रिलेटिंग टू डिडक्शंस। तो डिडक्शंस अगर कुछ भी हैं फॉर्म से रिलेटेड, TIA, TIB, TIC, जो भी इतने सारे हैं, अगर उसमें से कुछ भी है तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद GST का जो है डिटेल वो डालना अब मैंडेटरी है। अब अगर आप GST रिटर्न फाइल कर रहे थे तो अपने आप वो आपका यहाँ पे 26AS में आपका वो शो कर जाएगा। तो आप अगर किसी सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं या अगर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने आप चीज़ें आ जाएंगी, नहीं तो आपको टर्नओवर जो है जितना GST में आपने दिखाया उतना तो यहाँ दिखाना ही है, उससे कम अगर आप दिखाते हैं तो नोटिस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये सारी डिटेल्स डाल के आप अपनी ITR कर लेंगे प्रिपेयर। उसके बाद लास्टली फाइलिंग कैसे करते हैं हम, तो फाइलिंग करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप सीधे ऑनलाइन इनकम टैक्स के साइट पे जाके लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाके फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स चूज़ करेंगे एंड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करेंगे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही प्रीफिल्ड हो जाएंगी और बाकी चीज़ें आपको जो अभी हमने डिस्कस करिए वो डाल के फिर हम कर सकते हैं सबमिट और वहीं से फाइलिंग। सेकेंडली वी कैन डाउनलोड द एक्सेल जावा यूटिलिटी और फिर उसके हिसाब से चीज़ें अपने कंप्यूटर पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम कर सकते हैं वहाँ पे फिल, और फिर हम उसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं JSON फाइल को एक्सपोर्ट और उसको अपलोड करके हम कर सकते हैं फिर फाइल इनकम टैक्स में। तो इन दो तरीक़ों से हम करेंगे फाइल करने के बाद हमें ये देखना है कि अब से कोई भी डॉक्यूमेंट हमें नहीं भेजना रहता हार्ड कॉपी इनकम टैक्स को। सिर्फ आपको अगर आप E-वेरीफाई कर दे रहे हैं वाया एनी ऑफ द मोड्स तो आपको फिजिकल कोई भी चीज़ें भेजने की है नहीं नीड। लेकिन आप अगर E-वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको फिजिकल ITR वीक की कॉपी सिर्फ वो साइन करके कोरियर करना रहता है टू द CPC बैंगलोर। और उसके बाद CPC बैंगलोर भेजने का ऑप्शन आपका ये है, इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। अगर आप किसी कारण से E-वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस एड्रेस पे कोरियर कर देना। और अगर टैक्स ऑडिट है तो फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर से ही फाइल करना है, उसके अलावा फाइल नहीं हो पाएगी। तो आई थिंक ये वीडियो में एक बेसिक मैंने आइडिया दिया है अब अबाउट द ITR 5। फिर भी आपको अगर कोई स्पेसिफिक डाउट या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप या फिर कॉल पे जो कंसल्टेंसी रहेगी दैट विल बी पेड। तो आप कमेंट में ही डालें, जो भी मतलब हो पाएगा बेस्ट पॉसिबल वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टैक्स आज।